नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार और किसानों की बैठक हुई खत्म, कृषि मंत्री बोले एमएसपी पर चर्चा और शंका बेबुनियाद। जी हां दोस्तों, किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत खत्म हो गई है। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 9 दिसंबर को फिर से किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच वार्ता का दौर चलेगा। किसान अगली बैठक मीटिंग में न जाने के मूड में है। किसान नेता चर्चा से पहले अब लिखित में जवाब चाहते हैं। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। एमएसपी पर किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि एमएसपी पर चर्चा और शंका करना बेबुनियाद है और एपीएमसी राज्य सरकार का मामला है। फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है। एपीएमसी और मजबूत हो, इसके लिए सरकार को जो करना है वो कर रही है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि कुछ विषयों पर सुझाव हमें मिल जाए, मगर बातचीत के दौर में ऐसा नहीं हो सका। हमने किसानों से कहा है कि सरकार किसानों के हित में काम करेगी। मोदी सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके अलावा दोस्तों, सर्दी और कोरोना को देखते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के दौरान किसानों से अपील की है कि किसान आंदोलन में शामिल वरिष्ठ नागरिक और बच्चे धरना स्थल से घर चले जाएं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। किसानों के बीच सेवादार बनकर पहुंचे आप प्रवक्ता, याद दिलाया संकल्प। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक राघव चड्ढा शनिवार को सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच पहुंचे और सेवादार बनकर किसानों को फल बांटे। राघव चड्ढा ने शनिवार का पूरा दिन प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच सिंधु बॉर्डर पर बिताया। राघव चड्ढा ने कहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के दिशा निर्देश अनुसार आज सिंधु बॉर्डर पर किसान भाइयों की सेवा के लिए आम आदमी पार्टी के कई विधायक इकट्ठा हुए हैं। आज उन लोगों की सेवा का मौका हमें मिला है जिसकी वजह से हमारी थाली में अन्न पहुंचता है। इस सेवा के लिए हम लोग सुबह से ही यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मुझे खुशी है कि हमारी सेवा किसान भाइयों ने स्वीकार की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। किसानों के समर्थन में अवार्ड लौटाने के लिए दिल्ली रवाना हुए यह खिलाड़ी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के कई पूर्व खिलाड़ी 3 कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में अपने पुरस्कार लौटाने के लिए शनिवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इनमें पद्मश्री तथा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पूर्व खिलाड़ी भी शामिल हैं। यह पूर्व खिलाड़ी शनिवार को दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पहुंचकर प्रदर्शनकारी किसानों से मिलेंगे और रविवार को राष्ट्रपति को अपने पुरस्कार लौटाएंगे। पंजाब और हरियाणा के किसान हाल ही में लागू किए गए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। वे पिछले 9 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। किसान आंदोलन के समर्थन में आए यूके के 30 सांसद। जी हां दोस्तों, लेबर पार्टी के तनमनजीत सिंह ढेसी के नेतृत्व में ब्रिटेन के 30 से ज्यादा सांसदों का एक धड़ा भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में सामने आया है, जो कि बीते 10 दिनों से 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इन सांसदों ने ब्रिटिश के विदेश सचिव डोमिनिक रेब से इस मामले को नई दिल्ली के साथ उठाने के लिए कहा है। सांसदों ने रेप को हाल ही में लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ भारत पर दबाव बनाने के लिए कहा है, जो किसान और खेती पर निर्भर लोगों का शोषण करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने विदेश सचिव से पंजाब और विदेशों में सिख किसानों के समर्थन के जरिए भारत सरकार के साथ बातचीत करने का आग्रह किया है। अपने पत्र में देसी ने लिखा है कि पिछले महीने कई सांसदों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग को 3 नए कृषि कानूनों के प्रभावों के बारे में लिखा था। यह ब्रिटिश में सिख और पंजाब से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से चिंता का विषय है। हालांकि यह अन्य भारतीय राज्यों पर भी असर डालता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। किसानों के समर्थन में दिया था धरना। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तेजस्वी यादव समेत कुल 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि कोविड-19 महामारी के दौरान ये लोग बिना इजाजत के गांधी मैदान के बाहर किसानों के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों के खिलाफ पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी और कांग्रेस के नेता सुबह गांधी मैदान के गेट नंबर 4 पर किसानों के मुद्दे को लेकर धरने पर
पर बैठ गए। इस दौरान सभी प्रदर्शनकारियों को बार बार प्रशासन के लोगों ने समझाया और वहां से हटने की गुजारिश की, मगर इसके बावजूद भी कोई भी वहां से हटने को तैयार नहीं हुआ और इन सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ धारा 188, 145, 269 और 279 तथा महामारी एक्ट के तहत प्राथमिकता दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सुरजेवाला ने कहा किसानों के आंदोलन की आंच को धीमी नहीं पड़ने देगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के बड़े आंदोलन का नैतिक और मुखर समर्थन कर रही कांग्रेस इसमें विपक्षी दलों की सक्रिय भूमिका की रूपरेखा पर क्षेत्रीय दलों से बातचीत कर रही है। किसानों और सरकार के बीच सुलह के फार्मूले पर कायम गतिरोध को देखते हुए विपक्षी दल आंदोलन में अपनी आगे की भूमिका की रूपरेखा बना रहे हैं। किसानों की मांग से जुड़े मुद्दों पर क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस की हुई बातचीत का सार है कि विपक्षी दलों को भी किसान आंदोलन से इतर राजनीतिक घेराबंदी के जरिए सरकार पर दबाव बढ़ाना चाहिए। इसमें संसद का सत्र बुलाकर किसानों की मांग पर चर्चा कर 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए भी दबाव बनाने का प्रस्ताव शामिल है। विपक्षी दल इससे वाकिफ हैं कि किसानों के मौजूदा आंदोलन को किसान संगठन गैर राजनीतिक रखना चाहते हैं ताकि सरकार को बैकफुट पर रखा जा सके, लेकिन विपक्ष को आंदोलन के राजनीतिक स्वरूप की जरूरत भी लग रही है। इसलिए संसद सत्र बुलाने के साथ राजनीतिक घेराबंदी के दूसरे विकल्पों पर मंत्रणा का दौर चल रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कर्नाटक सरकार लव जिहाद और गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए लाएगी सख्त कानून। जी हां दोस्तों, भाजपा शासित राज्य कर्नाटक ने भी लव जिहाद और गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक लाने की घोषणा की है। राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अक्षुनाथ नारायण ने कहा है कि कई राज्य लव जिहाद को लेकर पहले ही विधेयक ला चुके हैं। इसको आगे बढ़ाते हुए हम भी लव जिहाद के खिलाफ विधेयक लाने और गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में इसे लेकर बनाया गया कानून लागू भी कर दिया गया है। इसके प्रावधानों के तहत बरेली में एक गिरफ्तार भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश में बने नए कानून में 10 साल की कैद का भी प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर भाजपा शासित अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिल्ली की हवा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। IMD ने कहा राहत के लिए करें थोड़ा इंतजार। जी हां दोस्तों, दिल्ली की एयर क्वालिटी शनिवार को गंभीर कैटेगरी में दर्ज की गई है और यहाँ हवा की गति धीमी होने की वजह से लोकल जनरेटेड पोल्यूशन का जमाव हो रहा है। मौसम विभाग से इसकी जानकारी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि सोमवार तक वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है क्योंकि हवा की गति तेज हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 234 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी रजनीकांत की पार्टी। जी हां दोस्तों, मशहूर फिल्म अभिनेता एक्टर रजनीकांत ने कहा है कि वह जनवरी 2021 में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। पार्टी बनाने की घोषणा करके रजनीकांत ने इस संबंध में वर्षों से लगाए जा रहे कयासों पर विराम लगा दिया है। अपनी पार्टी का ऐलान करते हुए रजनीकांत ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी तमिलनाडु में 2021 विधानसभा चुनाव लड़ेगी। रजनीकांत के बाद चेन्नई में उनके राजनीतिक सलाहकार तमिलिरुबी मणियन ने कहा है कि हम अगले विधानसभा चुनाव में सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी राजनीति घृणा की राजनीति के विपरीत आध्यात्मिक राजनीति होगी। वर्तमान में अभ्यास किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना वैक्सीन की डोज लेने वाले अनिल विज संक्रमित, उठे कई सवाल। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल में शामिल होने वाले हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना वैक्सीन की डोज लेने के बाद भी संक्रमित हो जाने पर दवाई पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे ट्रायल के दौरान होने वाली सामान्य प्रक्रिया करार दे रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यदि 100 लोगों को कोरोना वैक्सीन देने के बाद उनमें से 5 को कोरोना हो जाए तो माना जाता है कि वैक्सीन 95% कामयाब रही। इसी से साबित होता है कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव रही है। दूसरी बात, इससे यह भी पता चलता है कि वैक्सीन कोरोना के असर को कितना कम कर सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत में थम नहीं रहा है कोरोना का कहर। बीते 24 घंटों में 512 लोगों की हुई मौत।
जी हाँ दोस्तों, देश भर में कोरोना से हालत बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो वहीं मृत्यु दर में बीते कई दिनों से कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। बीते 24 घंटों में ही कोरोना के 36,652 नए मामले सामने आ चुके हैं और कोरोना से मरने वालों की संख्या 512 हो गई है। कोरोना से देश भर में अब तक कुल 96,08,211 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं अब तक कुल 1,39,700 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इसमें से अब तक 90,58,822 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। यूएस ने चीन को दिया बड़ा झटका, शी जिनपिंग के करीबियों को नहीं मिलेगी अमेरिका में एंट्री। जी हां दोस्तों, अमेरिका और चीन के बिगड़ते रिश्तों के बीच ट्रंप प्रशासन ने चीन के खिलाफ ऐसा कदम उठाया है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका ने दुनिया के कई देशों में अपने खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार को रोकने का हवाला देते हुए चीनी अधिकारियों के वीजा पर बैन लगा दिया है। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और यूनाइटेड अलायंस के उन प्रमुख अधिकारियों की एंट्री बंद कर दी गई है जो दूसरे देशों को प्रभावित करने के लिए प्रोपेगेंडा चला रहे थे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 1 जनवरी से महंगा होगा यूपीआई से ट्रांजैक्शन करना, देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। जी हाँ दोस्तों, आगामी 1 जनवरी से पूरे देश में यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम के जरिए किसी को भी पेमेंट करना महंगा साबित होगा। इसके लिए यूजर्स को अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इसके लिए देश भर में एनपीसीआई ने नए साल पर थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर 30% का कैप लगा दिया है। एनपीसीआई ने यह फैसला भविष्य में किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की मोनोपोली रोकने और उसे साइज के हिसाब से मिलने वाले विशेष फायदे से रोकने के लिए किया है। इसके बाद अब लोगों को फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप से पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। वहीं पेटीएम जैसे ऐप पर एनपीसीआई ने कैप का अतिरिक्त चार्ज नहीं लगाया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चाइना ने बनाया नकली सूरज, असली से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली। जी हाँ दोस्तों, चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज तैयार करने में सफलता हासिल कर ली है। ये ऐसा परमाणु फ्यूजन है जो असली फ्यूजन से कई गुना ज्यादा ऊर्जा देगा। चीन की सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। कृत्रिम सूरज बनाने की यह कोशिश कई साल से जारी थी। कृत्रिम सूरज के प्रोजेक्ट की कामयाबी ने चीन को विज्ञान की दुनिया में उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां आज तक अमेरिका, जापान जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देश भी नहीं पहुंच पाए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है। कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा के आसार हैं। वहीं दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात होने की संभावना जताई गई है। उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रहेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की परेशानियों को और अधिक बढ़ा दिया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार 13वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो पेट्रोल के दाम में 27 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल के दाम में 25 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 83 रुपए 13 पैसे, वहीं डीजल का दाम 73 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों नवंबर में अपनी चमक खोने वाला सोना दिसंबर के पहले हफ्ते में वापस राह पर लौट आया है। वहीं चांदी ने भी अपनी खोई हुई रंगत वापस पा ली है। दिसंबर के पहले हफ्ते में सोने की कीमत में 487 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है तो जोरदार वापसी करते हुए चांदी 2995 रुपए चढ़ गई है। हालांकि अभी भी सोना अपने सर्वोच्च शिखर से करीब 7000 रुपए सस्ता है तो वहीं चांदी भी 12,944 रुपए नरम है। आपको बता दें कि 7 अगस्त की सुबह सोना 56,254 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। यह ऑल टाइम हाई रेट है। वहीं चांदी की बात करें तो इस दिन ये 76,008 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जापान भी 2030 तक पेट्रोल कार की बिक्री पर लगा सकता है रोक। जी हां दोस्तों, जापान में 2030 तक पेट्रोल इंजन की कारों की बिक्री बंद हो सकती है, जिसकी जगह जापान में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार लेंगी। जापान के पब्लिक ब्रॉडकास्ट NHK की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अक्टूबर में कहा था कि जापान 2050 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य कर देगा।
ऐसे में जापान में अगले कुछ महीनों में पेट्रोल इंजन वाली कारों पर रोक के लिए डेडलाइन सेट हो सकती है। आपको बता दें कि सबसे पहले फ्रांस ने पेट्रोल डीजल इंजन की कारों की बिक्री पर रोक लगाई थी और पेरिस पर्यावरण समझौते के प्रति अपनी जिम्मेदारी जताई थी। वहीं कुछ दिन पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 2030 से नए पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री पर रोक लगा दी है। ऐसे में जापान पेट्रोल डीजल इंजन की कारों पर प्रतिबंध लगाने वाला G7 का तीसरा देश बन सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 3 मैचों की T20 सीरीज कभी नहीं हारे कप्तान कोहली, क्या ऑस्ट्रेलिया में भी कायम रहेगा यह रिकॉर्ड? जी हां दोस्तों, बतौर कप्तान विराट कोहली का 3 या इससे अधिक मैचों वाली T20 सीरीज का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले कोहली ने 11 मौकों पर 3 या इससे अधिक मैचों वाली T20 सीरीज में टीम का नेतृत्व किया है, जिसमें उन्हें आज तक हार का सामना नहीं करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही T20 सीरीज में भी भारत को 1-0 से बढ़त मिली है। 2017 में पहली बार कोहली ने 3 मैचों की T20 सीरीज में भारत की अगुवाई की थी। तब इंग्लैंड को भारत ने 2-1 से हराया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज 1-1 से बराबर रही थी। 2018 में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज 1-1 से बराबर रही थी। भारत ने आखिरी बार 3 या इससे अधिक मैचों की सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी, जिसमें 4-0 की भारतीय टीम ने जीत कायम की थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जियो ने खोई अपनी रफ्तार, सस्ते 4G स्मार्टफोन की जल्द हो सकती है एंट्री। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो के नए ग्राहक जोड़ने की गति अब धीमी पड़ गई है, जिस वजह से कंपनी को अपना सस्ता स्मार्टफोन जल्द लॉन्च करना पड़ सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह दावा ICICI सिक्योरिटीज ने किया है। कई रिपोर्ट से यह संकेत मिल चुके हैं कि कंपनी गूगल के साथ मिलकर सस्ता 4G डिवाइस लाने की तैयारी कर रही है। हालांकि सप्लाई चेन की समस्या के चलते इसमें समय लग रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में भारतीय एयरटेल 38 लाख वायरलेस सब्सक्राइबर्स जोड़े थे, जबकि इस अवधि में रिलायंस जियो सिर्फ 15 लाख ग्राहक जोड़ सकी। यह लगातार दूसरा महीना था जब एयरटेल का यूजर बेस जियो की तुलना में तेजी से बढ़ा है। सितंबर में एयरटेल का वायरलेस यूजर बेस मासिक दर के हिसाब से 1.17% बढ़कर 32.66 करोड़ और जियो का वायरलेस यूजर बेस मासिक दर के हिसाब से 0.36% बढ़कर 40.41 करोड़ हो गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। स्टॉक मार्केट में भारी उछाल, सेंसेक्स पहली बार 45,000 अंक के पार हुआ बंद। जी हां दोस्तों, घरेलू शेयर बाजार झूम उठे। सेंसेक्स 447 अंक की बढ़त के बाद पहली बार 45,000 अंक के पार बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति के बाद शुक्रवार को शेयर बाजार में मजबूती वाली धारणा के बीच निफ्टी में 13,250 अंक पर रहा। महंगाई में तेजी बने रहने के बीच RBI ने लगातार तीसरी बार नीतिगत दरों में बदलाव नहीं किया है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने कहा है कि अर्थव्यवस्था महामारी के बाद तेजी से सुधार की राह पर है और चालू तिमाही में बढ़ोतरी दिख रही है। इसी बीच BSE का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स दिन में कारोबार के दौरान 45,148.28 अंक के मैक्सिमम लेवल तक चला गया। बाद में 446.90 अंक यानी 1% की बढ़त के साथ 45,079.55 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 125.65 अंक यानी 0.95% बढ़त के साथ 13,258.55 अंक पर बंद हुआ। दिन में कारोबार के दौरान इसमें भी 13,280.05 अंक के हाई लेवल को छुआ था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। जनवरी से कॉन्टैक्ट लेस कार्ड ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ेगी, एक बार में 5,000 तक का भुगतान कर सकेंगे। जी हां दोस्तों, कॉन्टैक्ट लेस कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन करने वालों को भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसले की जानकारी देते हुए RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि जनवरी से कॉन्टैक्ट लेस कार्ड के जरिए प्रत्येक ट्रांजैक्शन से 5,000 रुपए तक का भुगतान किया जा सकेगा। अभी तक एक ट्रांजैक्शन के लिए 2,000 रुपए तक का भुगतान करने की सुविधा थी। कॉन्टैक्ट लेस कार्ड सिस्टम में बिना पिन एंटर किए ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।